हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब एलन मस्क एक्स पे एक पोस्ट करते हैं, बट उस पोस्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज थी, वो थे उनके चार वर्ड। दैट इज बैलेंस ऑफ पावर इज शिफ्टिंग, या फिर आप कह सकते हो द बैलेंस ऑफ पावर इज चेंजिंग। और ये जो चार वर्ड्स हैं, ये दिखाते हैं कि आपको कैसे आने वाले टाइम में यानी फ्यूचर में एक जियो पॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि बैलेंस ऑफ पावर इज चेंजिंग, ये किस संदर्भ में या किस कंटेक्स्ट में ये स्टेटमेंट दिया गया है? क्योंकि अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि एक बहुत ही ट्रस्टेड ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, वो एक डेटा रिलीज करता है। वो ये कहता है कि आने वाले टाइम में यानी जो 2026 है, अगर हम उस पे रियल जीडीपी ग्रोथ की बात करें, यानी जब हम जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, तो जब आप इन किसी कंट्री को काउंट कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि उस कंट्री के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है। बट जब इसके आगे रियल लग जाए, तो हम महंगाई को हटा के उस जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं, जो कि एक्चुअल पिक्चर शो करती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की या फिर उसकी अर्थव्यवस्था की। और यही जब डेटा शेयर किया जाता है, तो उसमें साफ-साफ जो है इंडिया ओवरटेक कर लेता है यूनाइटेड स्टेट्स को, जो भी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन 2026 के लिए दिए गए हैं। और उसी पे मस्क रिएक्ट करते हुए ये कहते हैं कि ये जो डेटा आया है और जिस डेटा को उन्होंने शेयर किया एक्स पे, उन्होंने कहा बैलेंस ऑफ पावर इज चेंजिंग। अब एक बार के लिए वो डेटा देखते हैं और फिर इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, क्या इससे हम एनालिसिस कर सकते हैं और क्या कारण है कि इंडिया आने वाले टाइम पे हमें देखने को मिलेगा कि उसकी रियल जीडीपी ग्रोथ आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, और क्यों अभी वेस्टर्न मार्केट या यूएस मार्केट धीरे-धीरे डिक्लाइन कर रहा है। तो जब इन्होंने ये ट्वीट शेयर करी, तो जहां पे लिखा द बैलेंस ऑफ पावर इज चेंजिंग, जहां पे ये कहा गया कि जीडीपी ग्रोथ जो है, रियल जीडीपी ग्रोथ 2026 में, उसमें चाइना 26.6 कंट्रीब्यूट करेगा, इंडिया 17% कंट्रीब्यूट करेगा, यूनाइटेड स्टेट्स 9.9% कंट्रीब्यूट करेगा। इस तरीके से 10 कंट्रीज का नाम दिया जाता है कि कैसे वो टॉप 10 कंट्रीज जो होंगी, जो रियल जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती हुई नजर आएंगी। ये डेटा दिया गया है। अब एक बार इसका एनालिसिस करने से पहले, इसका इंटरप्रिटेशन करने से पहले, जो मैं करता हूं, जो मैं एनालाइज करता हूं, वैसा ही मैं चाहता हूं कि आप लोग भी एक बार ट्रांसपेरेंट होके एनालाइज करें कि क्या आप अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, आपकी फैमिली में कोई सोच रहा है या तैयारी करना चाहता है, तो प्लीज अन अकेडमी आपके लिए 3 डे फ्री ट्रायल लेके आया है, जिसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है, आपको कोई पैसा नहीं देना है। आपको जितने भी पेड कोर्सेज हैं, जिस भी मीडियम में, वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। हमारे नोट्स देख सकते हैं, हमारे टीचर्स की टीचिंग स्टाइल देख सकते हैं, कौन सा टीचर आपके लिए सूटेबल है, हमारी टेस्ट सीरीज क्या है, कैसे एजुकेटर्स उस टेस्ट सीरीज में इनपुट देते हैं, वो सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं 1, 2 और 3 फरवरी को। डिस्क्रिप्शन में आपके पास में लिंक होगा। अब एक बार के लिए ये समझते हैं कि ये डेटा हमें क्या बता रहा है। जब एलन मस्क ये कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर इज शिफ्टिंग, इसका मतलब क्या है? क्योंकि जब पहले आईएमएफ डाटा रिलीज करता था या पास्ट में आप जब ये प्रोजेक्शन देखेंगे, तो आपको मोस्टली यूएस या वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज का ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो यानी आने वाले टाइम पे ये कंट्रीज कम प्रोजेक्ट कर रही होंगी, और जो एशिया है, एशियन कंट्रीज हैं या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, स्पेशली जब मैं बात करता हूं इंडिया और चाइना की, तो इंडिया और चाइना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो ये सिर्फ एक इकोनॉमिक डेटा नहीं है, ये एक शिफ्ट दिखा रहा है कि जो पहले वेस्टर्न कंट्रीज हुआ करती थी या यूरोपियन कंट्रीज हुआ करती थी, अब पावर शिफ्ट हो रही है यहां पे। और जब इकोनॉमिक पावर शिफ्ट होती है ना, उसका एक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस पड़ता है। और वो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस ये होता है कि ये जियोपॉलिटिकल शिफ्ट दिखाता है कि अब सारे के सारी कंट्रीज की, सारे के सारे इन्वेस्टर्स की, सबकी सब निगाह होगी इन ग्रोइंग मार्केट्स के ऊपर। और यही चीज जो है दर्शाई जा रही है कि कैसे इंडिया की इकोनॉमी आने वाले टाइम पे यानी फ्यूचर में ग्रो करेगी। तो एक तो जो आपको बैलेंस ऑफ पावर समझ में आया, दूसरा इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, तीसरा यहां पे इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आएंगे। बट इसमें आईएमएफ जब ये रेटिंग देता है, तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है? देखिए, आईएमएफ एक तो एक ऐसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो मॉनिटर करती है कि जो हमारी विश्व की अर्थव्यवस्था है या जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है, वो कैसे काम कर रही है। उसके साथ-साथ ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए किसी कंट्री को लोन नहीं मिल रहा है या कोई कंट्री उसे लोन नहीं दे रही है, जैसे पाकिस्तान, तो आईएमएफ एज़ अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट बनती है। एज़ वेल एज़ ये एडवाइस भी देती है जो भी कंट्रीज़ इनकी मेंबर हैं।
और फिर ये उसके बाद में कंट्रीज़ को रैंक करते हैं कि क्या जीडीपी ग्रोथ का डेटा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना लोग कंज़्यूम कर रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ट्रेड आ रहा है। ये सारी चीज़ें इनके द्वारा देखी जाती हैं और फिर ये जो जीडीपी ग्रोथ है, ये रिफ्लेक्ट करती है कि कै कितनी तेज़ी से एक कंट्री की इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, ग्रो कर रही है, अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो। और ये रैंकिंग ये इनका एक इंडेक्स आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक उसमें ये पब्लिश करते हैं। बट बात ये है, चाहे से इन्वेस्टर्स हों या फिर कंट्रीज़ हों या रेटिंग एजेंसीज़ हों, सब की सब आईएमएफ डेटा को ट्रस्ट करती हैं। और जब एलन मस्क इसके ऊपर पोस्ट करें, तो एलन मस्क भी एक इशारा कर रहे हैं कि हाँ, आईएमएफ ने जो बात की है, मैं आईएमएफ पे भी ट्रस्ट करता हूँ और जो ये बात की जा रही है कि इंडिया और चाइना आने वाले टाइम पे ग्रो करेंगे, इस पे भी मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मैं राय करता हूँ, अलाइन करता हूँ। और इससे होगा क्या? अब धीरे-धीरे इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जब बाहर से पैसा आता है और इन्वेस्टमेंट होता है, मान लीजिए इंडस्ट्री सेटअप की जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप की जा रही है, सर्विस इंडस्ट्री सेटअप की जा रही है, होगा क्या उससे? एक ट्रस्ट बिल्ड होता है बाकी नेशंस में कि हाँ, इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी है जो हमें पैसे कमा के दे सकती है, हमें ग्रोथ मिल सकती है और जब वो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश करती हैं, तो लोगों को मिलती है एम्प्लॉयमेंट और जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उनके हाथ में आता है पैसा और जब उनके हाथ में पैसा आता है, तो वो करते हैं स्पेंड। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन एनी सेंस चाहे से इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से हो, एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से हो, स्पेंडिंग के पर्सपेक्टिव से हो, हर एक पर्सपेक्टिव से ये एक साइकिल है कि अगर आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, अगर आपकी कंट्री पे ट्रस्ट है, तो आपकी इकोनॉमी आगे और ग्रो करेगी और ये मल्टीपाई मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। और इसके पीछे रीज़न क्यों है? रीज़न ये है कि एक तो हमारा लार्ज डोमेस्टिक मार्केट। अब जब हम पे टैरिफ लगाए गए, जब हमारी डे इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा गया, हमारी इकोनॉमी को क्वेश्चन किया जाता है, उसमें सबसे बड़ा जो कुशन है ना, जो सहारा है, वो है डोमेस्टिक मार्केट। मतलब एक बार के लिए वर्ल्ड ऑर्डर में उथल-पुथल हो जाए, दैट इज़ फाइन। बट जो हमारी डोमेस्टिक स्पेंडिंग है, जो हम लोग स्पेंड करते हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मान लीजिए कि अगर आप ये कह रहे हैं ना कि 7.2% जो हमारा ग्रोथ एस्टिमेट किया जा रहा है, उसमें 5.8 से 6% या समटाइम्स 5.5 से 6% कंट्रीब्यूशन हमारे डोमेस्टिक स्पेंडर्स का होता है, हम जैसे लोगों का होता है। इसलिए हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग रहती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक्सपोर्ट पे ध्यान नहीं देंगे। हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान नहीं देंगे। हमने अपने सर्विसेज़ को मजबूत बनाया है, हमें वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ या फिर जो सेकेंडरी सेक्टर है, उसको मजबूत बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि एक बार हमने उसको भी आइडेंटिफ़ाई कर लिया, उसको भी स्ट्रांग बना लिया और फिर हमने मार्केट को डाइवर्सिफ़ाई कर लिया, हमने बहुत और डेस्टिनेशन देख ली, तो फिर हमारे लिए विन-विन सिचुएशन है हर एक सेक्टर के अंदर। दूसरा है हमारी यंग पॉपुलेशन यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड। आज मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है। वो कहीं न कहीं काम कर रही है, स्टार्टअप खोल रही है, इनोवेशन में एंटर कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। तो जितना आपकी यंग पॉपुलेशन का परसेंटेज ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आप और इकोनॉमी ग्रो करें। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। फिर धीरे-धीरे कैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज़ इंडस्ट्रीज़ में राइज़ देखने को मिल रहा है। डिजिटल इकोनॉमी जहाँ पे यूपीआई जो है वो एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल बन चुका है पूरे वर्ल्ड के लिए, बाकी सारी कंट्रीज़ के द्वारा यूपीआई को इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है। और सबसे खास बात ये है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं जो बैंक्स के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करती रहे। लेकिन वेस्टर्न इकोनॉमीज क्यों स्लो डाउन कर रही है? एक है हाई इंटरेस्ट रेट्स। अब हाई इंटरेस्ट रेट्स इसलिए है कि इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए, महंगाई ना बढ़ जाए। क्योंकि अगर महंगाई बढ़ गई तो जो आपका जीडीपी का डेटा आएगा उस जीडीपी से जब आप महंगाई घटाओगे तो रियल जीडीपी का डेटा कम हो जाएगा क्योंकि आपकी महंगाई बढ़ रही है। हाई इंटरेस्ट रेट्स इसलिए ज़्यादा होते हैं, अगर बैंक हाई इंटरेस्ट रेट नहीं रखेंगे, कम इंटरेस्ट रेट रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक को अप्रोच करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ से पैसा लेंगे, उस पैसे को या तो कंज्यूमर स्पेंड करेंगे अपने डे टू डे खर्चों में या फिर कोई इन्वेस्टमेंट में या कंस्ट्रक्शन में या इंडस्ट्रीज सेटअप की जाएंगी। लेकिन उससे ये होगा बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में फ्लो करने लगेगा जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए हाई इंटरेस्ट रेट है। और अगर हाई इंटरेस्ट रेट है और इन्फ्लेशन का खतरा है तो ऑब्वियस सी बात है फिर आप स्पेंडिंग नहीं करोगे तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी? ट्रेड वॉर्स और टैरिफ्स जो अभी यूएस के साथ चाइना की ट्रेड वॉर देखने को मिलती है, फिर यूएस कभी कनाडा को धमकी दे देता है, कभी यूएस बाकी कंट्रीज को धमकी दे देता है, तो ये भी कारण है। और जो टैरिफ है उसकी वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है, कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करता, रिलायबल आप पार्टनर नहीं बनते, इवन ऊपर नीचे स्टॉक मार्केट जाता है, ऊपर नीचे इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोजेक्शन जाते हैं, जिसकी वजह से वेस्टर्न इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ज्यादा बड़ी हो चुकी है यूएस से, ऐसा नहीं है। यूएस की इकोनॉमी अभी भी इंडिया से बड़ी है। पर कैपिटा इनकम अगर आप बात करेंगे तो इंडिया में अभी भी कम है। मतलब टोटल पॉपुलेशन कितना कमा रही है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन का नंबर, उसे हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। वो आज भी इंडिया में बहुत ज़्यादा खराब लेवल पे है अगर आप देखे जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप छोटी-मोटी कंट्रीज़ से, बट अगर आप इंडिया की बात करते हो तो आप कंपेयर कीजिए यूएस से, चाइना से, यूरोपियन नेशन से। वहाँ पे फिर पर कैपिटा की बात कीजिए। अब आप बोलेंगे बांग्लादेश से ज़्यादा है या फिर किसी और कंट्री से ज़्यादा है, तो दैट डज़न्ट मेक सेंस, राइट? व्हेन यू आर एमिंग फॉर रीजनल पावर इन एशिया, व्हेन यू आर एमिंग फॉर सुपर पावर टू बिकम by 2050, तो देन यू नीड टू compete with these nations only।
और ये जो ग्रोथ है ना इकोनॉमिक ग्रोथ की, हम हमारा प्रोजेक्टेड डेटा इतना है, तो ये फिर रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए हमारी मैन्युफैक्चरिंग में, हमारे ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट में कि हाँ, क्या हम उनको स्किल दे पा रहे हैं? क्या वो स्किल को यूटिलाइज़ करके क्या उनको जॉब मिल रही है? उस जॉब से या फिर उस मैन्युफैक्चरिंग में जब उनको जॉब दे रहे हैं, क्या मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट हो रहा है? क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़े बनते जा रहे हैं? और साफ-साफ फिर ये दिखाएगा कि हाँ, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट की जा रही है, जो हमारे फेवर में आज सारे पॉइंट्स हैं, वो हमें 2047 तक विकसित भारत बनाएँगे। एंड दैट्स व्हाई आई से नेक्स्ट 20 to 30 years are crucial for India if they really want to have a place in this global world order where they do not depend on other countries, where they are so powerful in each and every sector that they do not rely. राइट तो ये शिफ्ट एक ट्रेजेक्टरी दिखाता है, ये ऐसा नहीं है कि हमने कोई डोमिनेंस पा ली है यूएस के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप। अ, और ये चीज़ बजट में भी रिफ्लेक्ट होती है, जहाँ पे अब साफ-साफ ये कहा जा रहा है कि हम दुविधा में नहीं फँसेंगे, अब हम एक्शन लेंगे। हम बयानबाज़ी नहीं करेंगे, हम रिफॉर्म लाएँगे और हम लोगों को चुनेंगे ओवर पॉपुलिस्टिक पॉलिसीज़ कि भाई रेवड़ी कल्चर के तहत आपको पैसे बाँट दिए, स्कीम्स के तहत आपको पैसे बाँटे जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें दी जा रही है। अब जो डिज़र्विंग होगा उसको पैसा मिलेगा और इसीलिए आप हाई ग्रोथ रेट के बारे में बात करते हो 7%। अच्छा इंटेंशन है, बट ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कब होता है, कैसे होता है, कितनी अच्छे से होता है, दैट मैटर्स द मोस्ट। और फिर उसके बाद में आता है गवर्नमेंट का एक संकल्प, जहाँ पे वो चाहते हैं कि हम पुअर पे फोकस करेंगे, अंडर प्रिविलेज पे फोकस करेंगे, डिसएडवांटेज लोगों पे फोकस करेंगे, जिसमें ये 3 कर्तव्यों को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। एक जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, हम उसको बढ़ाते हुए जाएँगे, लेकिन बढ़ाते के साथ-साथ उसको सस्टेन भी रखेंगे। जो भी लोगों की एस्पिरेशन है, उनको फुलफिल करना है और एक विजन है हमारा सबका साथ, सबका विकास को लेके और उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करना, हमारी ग्रोथ की फाउंडेशन को इम्पोर्टेंट करना, डेवलपमेंट में लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना, ऐसी गवर्नेंस जिस पे लोगों को भरोसा हो, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ बात की गई है। बट एलन मस्क सिर्फ इसी न्यूज़ के लिए अभी सुर्खियों में नहीं है। अब एलन मस्क का नाम आता है एप्स्टीन फाइल्स के अंदर, जहाँ पे 2013 के एक मैसेज के बारे में बात की जाती है, जहाँ पे वो एक विज़िट के बारे में बात कर रहे थे कि क्या जो कैरिबियन जो सॉरी, जो एप्स्टीन आइलैंड है कैरिबियन के अंदर, वहाँ पे मस्क ये लिखते हैं, ये मतलब उस मैसेज में लिखा गया था कि जो है वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और जो सेंट बार्ट्स है, क्या वहाँ पे आ सकते हैं ओवर द हॉलिडेज़? कि क्या ये इज़ देयर अ गुड टाइम टू विज़िट? तो एप्स्टीन उस पे रिप्लाई करते हैं कि हाँ, इट इज़ ऑलवेज़ स्पेस फॉर यू। तो ईमेल ट्रेल ये साफ-साफ ये बताता है कि हाँ, ऐसी कुछ बातचीत हुई थी और एलन मस्क का नाम उसमें है, बट साफ-साफ ये कन्फर्म नहीं करता कि या विज़िट वो हुई थी कि नहीं होती और उसके ऊपर फिर एलन मस्क साफ-साफ ये कह देते हैं कि ना तो मैं उस क्रीपी आइलैंड के ऊपर गया जिसके बाद में बात कर रहे हो कि एप्स्टीन आइलैंड इन द कैरिबियन या जो सेंट बार्ट्स की बात की जा रही है और ना ही मैं लोलिता एक्सप्रेस पे गया जो मैंने दिन में वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो जेफरी एप्स्टीन का प्राइवेट जेट था उसमें काफ़ी लोग उनके साथ में उड़ान भरते थे, तो उसे ऑफ़न लोलिता एक्सप्रेस कहा जाता था, तो इन्होंने साफ-साफ इसको रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने साफ-साफ एक्स पे एक पोस्ट किया कि मुझसे ज़्यादा कठिन लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी होगी जो ये चाहता था कि एप्स्टीन फाइल्स को पूरी तरीके से रिलीज़ किया जाए। और जो भी लोग चिल्ड्रन को अब्यूज़ कर रहे थे, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनका प्रोसिक्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी ये सब कुछ जानते हुए भी, जो लेगेसी मीडिया है, जो फार लेफ्ट के प्रोपेगेंडा है या फिर जो एक्चुअली में गिल्टी हैं, वो या तो कुछ एडमिट नहीं कर रहे, अगर उनका नाम आ जाए तो वो डिनाई करते जा रहे हैं और फिर उसके बाद में काउंटर एक्यूजेशन लगा रहे हैं, मुझी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं अगेंस्ट मी। आई नो दैट कि मेरे ऊपर ये बार-बार इल्ज़ाम लगते रहेंगे, बट उसके बाद में भी मैं आपको साफ-साफ बता देता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। नॉनदलेस कि जो एक आपको एक्सट्रीम पेन फ़ील होता है कि मुझे ही अक्यूज़ किया जा रहा है और अपोज़िट में मैंने तो इस बात की थी कि एप्स्टीन फाइल को रिलीज़ किया जाना चाहिए। बट अगेन मैं कहता हूँ, द स्ट्रॉन्ग मस्ट प्रोटेक्ट दोज़ कैनॉट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, स्पेशली वल्नरेबल चिल्ड्रन और आई विल ग्लैडली एक्सेप्ट एनी अमाउंट ऑफ फ्यूचर पेन। अगर फ्यूचर में मुझे कोई पेन देखने को मिलता भी है, महसूस भी मैं करता हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं ज़्यादातर किड्स को बचा पाऊँ या फिर उन्हें चांस दे पाऊँ कि वो ग्रो अप कर सकें और एक हैप्पी लाइफ़्स जी सकें। तो ये एलन मस्क के बारे में था जो अभी कंट्रोवर्सी उड़ रही है। धीरे-धीरे मैं कल भी एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंडिया को डिफेम किया गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम है, उसमें क्या सच्चाई है, बहुत सारे एंगल्स हैं। जिन-जिन लोगों का नाम है उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, उसको मैं कवर करता हुआ नज़र आऊँगा। और सो दैट इज़ इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।